बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ क्रिमिनोलॉजी सीरीज़ के साथ फॉर CSS। ये आज हमारा 8th लेक्चर है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं। जो मैं आपको प्रीवियसली मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया है वो आपको 3 लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी हमारी, जिनमें नैब थी, FIA था और ANF थी, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, जिनमें से 2 मैं कवर कर चुका हूँ, FIA और ANF। और नैब का मैंने आपको बताया था कि मैं एक सेपरेट लेक्चर रखूंगा जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग और जो रिसेंट जो करंट सिनेरियो है नैब के हवाले से और जो पॉलिटिकल केसेस जो इस टाइम चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और जो कुछ भी कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व है मैं उन पे सेपरेट लेक्चर रखूंगा। तो आज हमने एक टॉपिक कवर करना है जिसमें है टाइप्स ऑफ क्राइम्स। क्राइम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, हमने ऑफेंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, लेकिन हमने कैटेगराइजेशन ऑफ क्राइम नहीं देखी थी, हमने टाइप्स ऑफ क्राइम्स को नहीं देखा था। तो ये एक क्वेश्चन है जो हमने देखना है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। देखें आपके पास टाइप्स ऑफ क्राइम, देखिए मेजर जो आपके पास जो टाइप्स हैं क्राइम की वो तो आपके पास जो इंपॉर्टेंट अगर आप यूं कहें तो इसके अंदर पर्सनल क्राइम्स आपके आ जाते हैं, ठीक है, और वाइट कॉलर क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है और कॉर्पोरेट क्राइम है। लेकिन ओवरऑल जब भी आप टाइप्स ऑफ क्राइम को सर्च करते हैं तो इतनी ज्यादा टाइप्स आती हैं कि मतलब इनको कैटेगराइजेशन डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम रिसर्चर टू रिसर्चर, ठीक है। तो ये ओवरऑल 7 टाइप्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ओवरऑल ये तमाम क्राइम को, जो भी क्राइम कमिट होते हैं उनको, तमाम क्राइम्स को एक कवर करती हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ इनमें से सिर्फ 3 आपके पास इंपॉर्टेंट है, व्हाइट कॉलर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम और कॉर्पोरेट क्राइम। और पर्सनल क्राइम के अंदर तो सारे ही क्राइम आ जाते हैं। तो इनको हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए क्राइम अगेंस्ट पर्सन, ठीक है, इस टाइप को पर्सनल क्राइम भी बोलते हैं। यानी कि अगर कोई एक इंडिविजुअल कोई क्राइम कमिट करता है तो वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन किसी पर्सन के अगेंस्ट करता है तो क्राइम अगेंस्ट पर्सन हो जाएगा, फिर पर्सनल क्राइम कहलाएगा। मर्डर करता है, रेप करता है, असॉल्ट करता है, रॉबरी करता है, किडनैपिंग करता है, थेफ्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्राइम्स होंगे आपके पास क्राइम अगेंस्ट पर्सन के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, जो ये जो पर्सनल क्राइम्स हैं या फिर इनको इंडिविजुअल क्राइम्स भी आप बोल सकते हैं। आपकी दुनिया में किसी भी जगह आप देख लें, ये एक हम यूं नहीं कह सकते इस पार्ट के अंदर ये वाले क्राइम ज्यादा कमिट होते हैं, इस पार्ट के अंदर पर्सनल क्राइम कमिट नहीं होते। तो ये अनइवनली ना डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े पूरे दुनिया के अंदर। और ये अपर क्लास भी करती हैं, लोअर क्लास भी करती हैं, जिसमें आपके पास गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, गांव में रहने वाला भी कर सकता है, शहर में रहने वाला भी कर सकता है, ठीक है। तो ये तमाम की ये जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्राइम्स भी आप इनको कह सकते हैं। तो कोई भी क्राइम जो कि अगेंस्ट पर्सन हो और कोई पर्सन को इंडिविजुअल कमिट करेगा उसको आप क्या कह सकते हैं, पर्सनल क्राइम कह सकते हैं। नंबर 2 आपके पास है क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। देखिए ये वो क्राइम होते हैं जिनके विक्टिम्स आपको नहीं ट्रेस आउट करना मुश्किल हो जाता है और जिनकी कंप्लेनेंट नहीं होते, कंप्लेंट करने वाला भी कोई नहीं होता और जिनका विक्टिम यानी कि जो मजलूम होता है वो भी आपके पास इनका सुराग लगाना या उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए हम जस्ट सपोज के प्रोस्टिट्यूशन है, आपको खुद को भी नहीं पता होगा कि आपके इर्द गिर्द या सराउंडिंग्स के अंदर अगर प्रोस्टिट्यूशन कहीं हो रही है तो क्या जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, क्या नाम है, जो यानी कि जो इसका शिकार है, क्या वो आपके सामने कभी आई है? कभी आपके सामने आपने ऐसे नहीं देखा होगा कि आपके सामने कोई ऐसी कंप्लेन आई हो जी। जस्ट सपोज कि अगर किसी को पता भी हो कि इस जगह पे प्रोस्टिट्यूशन होती है लेकिन उसकी कोई कंप्लेंट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये ज्यादातर ऐसे क्राइम होते हैं जिनकी कोई कंप्लेन नहीं होती। अब जैसे गैम्बलिंग होती है या फिर ड्रग होता है, आपको पता है स्कूल्स कॉलेजेस के बाहर ड्रग्स वगैरह सप्लाई होते हैं, तो इनके जो विक्टिम्स हैं वो कभी सामने नहीं आते और इनके जो कंप्लेन करने वाले हैं वो भी कभी सामने नहीं आते, ना ही इनकी कंप्लेन्स होती हैं। तो इस तरह के जो क्राइम होते हैं इनको बेसिकली आप विक्टिमलेस क्राइम भी बोल सकते हैं या कंप्लेंटलेस क्राइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी होते हैं। अब जैसे प्रोस्टिट्यूशन है वो मॉरली तौर पे अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है ना। तो ये मोरालिटी, ड्रग्स लेना, ड्रिंक करना, ठीक है, ये मॉरली तौर पे ये अच्छा नहीं समझा जाता, तो ये क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी होते हैं, इनको क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी कंसिडर किया जाता है। नंबर 3 आपके पास है कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जो क्राइम होगा वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा। अब इसके अंदर ये होता है कि जरूरी नहीं आप किसी को बॉडीली हार्म पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ, लेकिन अगर आप क्या करते हो, बर्गलैरी करते हो, ठीक है, इसका मतलब होता है चोरी करना।
लार्सनी मतलब आपके पास होता है कि किसी से आप इलीगली तौर पे या अनलॉफुली कोई चीज चोरी कर लेना या फिर चुरा लेना या फिर फ्रॉड करके उसे ले लेना, उसको लार्सनी बोलते हैं। ऑटो थेफ्ट है। उसके बाद आपके पास है आर्सन। आर्सन होता है आतिश जनी बोलते हैं बेसिकली इसे ना, आतिश जनी बोलते हैं आर्सन, यानी कि आग लगा देना, नजर आतिश करना, जिसको अच्छी उर्दू में बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्राइम्स होंगे ये सारे के सारे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंडर आएंगे। अच्छा, आपके पास इसके अंदर जो आपके पास क्राइम है ये पर्सनल क्राइम भी हो सकते हैं, ये गरीब लोग भी कर सकते हैं, अमीर लोग भी कर सकते हैं, माइनॉरिटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इसमें अब लार्ज कैटेगराइजेशन है कि कौन कमिट करेगा ये क्राइम सारे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जी इंपॉर्टेंट्स जो क्राइम्स हमारे पास हैं। 3 तो थे, वो बेसिक थे, आपने उनको बस पढ़ लेना है। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है? देखिए, आपके पास जो व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं ये वो वाले क्राइम होते हैं, मैंने शायद पहले भी आपको जिक्र किया था कि स्ट्रीट क्राइम और जो व्हाइट कॉलर क्राइम या ऑर्गेनाइज क्राइम या कॉर्पोरेट क्राइम जो आगे चल के पढ़ेंगे, इनमें एक बेसिक फर्क जो आपको नजर आता है ना कि हाई सोशल स्टेटस के जो लोग होते हैं वो आपको व्हाइट कॉलर क्राइम करते नजर आते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स आपके पास लोअर स्टेटस के जो लोग होते हैं वो आपको कमिट करते नजर आते हैं। White collar crimes are crimes committed by people of high social status who commit their crime in the context of their occupation। कब्जे के तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्राइम कमिट होते हैं। अच्छा, नंबर 2 इसके अंदर जो स्ट्रीट क्राइम और व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर जो आप फर्क देख सकते हैं वो ये है कि स्ट्रीट क्राइम जिसको की चोरी हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, वो इंडिविजुअल का लॉस है, इंडिविजुअल को लॉस करते हैं, गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान नहीं पहुंचाते इतने ज्यादा। लेकिन जो व्हाइट कॉलर क्राइम होते हैं ये सबसे ज्यादा आपके पास गवर्नमेंट को या स्टेट को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग इसमें आ जाती है, टैक्स इवेजन इसके अंदर आ सकती है इसके अंदर, और जो इनकम टैक्स लॉज आपके पास हैं वो भी इसके अंदर आएगी, इनसाइड ट्रेडिंग आएगी, इलीगल ट्रेडिंग इसके अंदर आ जाएगी, एम्बेजलिंग इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, जिसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टीलिंग मनी फ्रॉम वंस एम्प्लॉयर। अब देखें कि पाकिस्तान की जुलाई 2 का आर्टिकल, 2 जुलाई का आर्टिकल है जिसमें पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो है वो 9.9% है। अब आप इतनी लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो होना, जो कि 5 साल में सबसे कम है पाकिस्तान की, इतनी टैक्स टू जीडीपी रेशियो लो होने का मतलब ये है कि टैक्स की चोरी हो रही है, टैक्स इवेजन हो रही है। ठीक है, इनकम टैक्स के जो लॉज हैं उनको वायलेट किया जा रहा है। तो ये इस तरह के जो क्राइम्स होते हैं, 9.9% के साथ कोई मुल्क कैसे चल सकता है? ठीक है, तो फिर आईएमएफ के पास ना जाया जाए या फिर लोन ना लिया जाए तो क्या किया जाए जब आपकी इतनी टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतनी कम होगी? आपका का सारा सर्विस सेक्टर जो है वो आपका बहुत कम टैक्स पे करता है, तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना ही किसी इकोनॉमी को उठा लेगा। तो ये जो इस तरह की जो वायलेशन होती है तो ये अरबों में होती है वायलेशन, और इसको ये व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर आती है। मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट की का नोटिफिकेशन है कि $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग होती है पाकिस्तान से। ठीक है, तो आप देखें $10 बिलियन, हम $6 बिलियन का लोन हमने आईएमएफ से लिया, तो $10 बिलियन की सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पर एनम हो रही है। उसके बाद आप देखें यूके से कितनी हो रही है, ये दुबई जो पैसा जा रहा है वो कितना है, और इलीगल ट्रेडिंग जो हो रही है, ठीक है, वो कितनी होगी। तो ये जितने भी क्राइम्स आपके पास कमिट होते हैं ये सारे के सारे व्हाइट कॉलर क्राइम के अंडर आते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये व्हाइट कॉलर क्राइम इनका इतना ज्यादा इनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो पाती, इसलिए क्योंकि ये पब्लिक तक पहुंच नहीं पाते क्राइम, इनके पब्लिक को इनकी अवेयरनेस ही नहीं है कि क्राइम कमिट हो रहा है। अभी नैब कुछ टाइम में आपको एक्टिव नजर आया, और इमरान खान ने और शबर ज़ेदी और इस तरह जो कुछ लोग हैं इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इमरान खान ने बार बार बोला है, तो लोगों को पता लगा कि बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग है क्या, वरना किसी को पता ही नहीं था कि मनी लॉन्ड्रिंग है क्या। तो इसको आप बोल सकते हैं पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक ओपिनियन ही क्रिएट नहीं थी इशू के ऊपर, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो गया। आप देख सकते हैं कि टैक्स लॉज काफी स्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, इनकम टैक्स लॉज काफी स्ट्रिक्ट किए जाते हैं, एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स हैं, आप एमनेस्टी स्कीम आपके सामने कुछ टाइम पहले अनाउंस की गई है, काफी ज्यादा लोगों ने एमनेस्टी स्कीम को लिया है, इसी रीजन की वजह से ना कि अवेयरनेस पैदा हो चुकी है। अब लोगों में जब अवेयरनेस पैदा होती है तो ही वो इशू हाईलाइट होता है। ठीक है, तो एक तो ये है कि हालांकि इनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं व्हाइट कॉलर क्राइम के वो बहुत ज्यादा है सोसाइटी के ऊपर या गवर्नमेंट लेवल के, स्टेट लेवल के, फाइनेंशियली तौर पर बनिस्बत के स्ट्रीट क्राइम के।
अच्छा, अब व्हाइट कॉलर क्राइम को आप इस तरह भी देख सकते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर कि आपके पास ग्रेट रिसेशन आया था 2088 के अंदर, जो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरी दुनिया के अंदर, जिसके अंदर मॉर्गेज इंडस्ट्री जो थी ना वो बहुत ज्यादा उसको लॉस हुआ था, उनके डाउन हो गई थी बहुत ज्यादा। तो ग्रेट रिसेशन की एक वजह बहुत ज्यादा यही थी कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स बहुत ज्यादा कमिट हुए थे मॉर्गेज इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो इतना बड़ा रिसेशन आ गया था पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ एक व्हाइट कॉलर क्राइम। आप इसका पर्सोना, इसका वो चेक कर लें कितना ज्यादा इसका इसके इफेक्ट्स हैं इनके व्हाइट कॉलर क्राइम्स के। अच्छा, अब इनकी एक तो रीजन ये है ना कि पब्लिक ओपिनियन क्रिएट नहीं होती इनकी इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, इसकी जो चीज है ये लेस इन्वेस्टिगेटेड क्राइम्स होते हैं। उसकी वजह ये है कि इनको प्रोटेक्ट करने वाले जो होते हैं वो आपके यूं समझ लें कि आप के गवर्नमेंट्स के अंदर लोग आपके बैठे होते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज होते हैं, ठीक है। वो ऐसी क्लास, ऐसी जेंडर और ऐसी रेस से ताल्लुक रखते हैं जो कि प्रिविलेज होती है, जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है। आप पाकिस्तान के अंदर जितनी भी शुगर मिल्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी पॉलिटिशियंस के जो आपके असेंबलीज के अंदर मौजूद हैं। तो आप बताएं कि किस तरीके से वो अपने अगेंस्ट जो है कोई लॉ पास करवाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। खुसरो बख्तियार जो कि आपके पास प्लानिंग मिनिस्टर है, आपके पास इनकी सबसे ज्यादा शुगर मिल्स इनकी हैं। उसके बाद आपके पास सेम एज जहांगीर तरीन, आपके पास इनकी शुगर मिल्स है। तो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है जिनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, तो इन्हीं को फिर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसलिए लीस्ट इन्वेस्टिगेटेड जो है आपके पास क्राइम के अंदर सबसे ज्यादा व्हाइट कॉलर क्राइम आते हैं, ठीक है। नंबर 2 आपके पास है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखिए जैसे कि वर्ड से आपको नजर आता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऐसे क्राइम जो कि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए किए जाते हैं। एक ग्रुप होता है जो कि ऑर्गेनाइज होता है हर फॉर्म के अंदर, वो ये क्राइम कमिट करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज कमिटेड बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप टिपिकली इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेल ऑफ द इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके अंदर आपके पास गैम्बलिंग हो सकती है, वेपन हो सकता है, ड्रग्स हो सकती है, स्मगलिंग हो सकती है। और सर्विसेज आपके पास जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, इस तरह की सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सर्विसेज प्लस गुड्स जो कि इलीगली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और करता कौन है, स्ट्रक्चर ग्रुप्स करते हैं जो ऑर्गेनाइज होते हैं, जिनको जब भी हम ऑर्गेनाइज क्राइम का बोलते हैं तो हमें माफिया हमारे जहन में एक वर्ड आता है। तो आप इसको ले सकते हैं एज ए माफिया के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम यूं नहीं कह सकते कि मतलब सिर्फ माफिया, क्योंकि माफिया थोड़ा सा इन जनरल टर्म हो जाता है। लेकिन इनके अंदर आपके पास जो आपके पास लार्ज इलीगल इंटरप्राइजेज होती है, जैसे कि ड्रग ट्रेड है, इलीगल गैम्बलिंग है, प्रोस्टिट्यूशन है, वेपन्स है, आपके पास स्मगलिंग है और मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सारा इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो माफिया के तौर पे हम इन ले सकते हैं, लेकिन माफिया थोड़ा जेनेरिक हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट एक और समझना है कि ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब जो करते हैं, क्या उसके अंदर सिर्फ गुड्स ही शामिल होती है? नहीं, उनके अंदर गुड्स शामिल नहीं होती, उनके अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। A key sociological concept in the study of organized crime is that these industries are organized along the same lines as legitimate business and take on corporate form। देखिए, अब इनको ऑर्गेनाइज फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बजाहिर आपको ये इलीगल नजर नहीं आती है। ये इंडस्ट्रीज जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम करती हैं, वो आपको इलीगल नजर नहीं आती। उन्होंने अपने बिजनेसेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से स्टैब्लिश किया होता है कि वो लेजिटिमेट बिजनेस के तौर पर एक्ट कर रही होती है। यूं नहीं होता कि वो प्रोस्टिट्यूशन है या फिर अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं तो वो एक आपको सामने नजर आया, सबको पता है कि जी यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन हो रही है। ऐसा नहीं है, ये लेजिटिमेट बिजनेस के तौर पे इसको लीगलाइज करके ये काम किए जाते हैं। इसलिए तो इनको ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं कि इस तरीके से प्रिटेंड किया जाता है जैसे कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है। अब ऑर्गेनाइज क्राइम की काफी सारी टाइप्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्राइम की कुछ टाइप है, 3 है इनमें। आपके पास नंबर 1 है, आपके पास है गैंग्स क्रिमिनलिटी, ठीक है। इसे ग्रुप्स होते हैं जिनके पास आपके पास वेपन इक्विप्ड होते हैं, वेपन्स होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, कार्स होती हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, ठीक है। ये आपके पास गैंग होते हैं जो कि किस तरह काम करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, रॉबरी करते हैं, व्हीकल थेफ्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्वियसली इनका एक सरबराह होता है जो इन्हें प्रोटेक्ट करता है, इनको ट्रेन होते हैं ये।
तो इनका एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है जो कि एक्सटॉर्शन करके, किडनैपिंग करके और ये पैसे वसूल करते हैं। कराची के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो रहा था ये क्राइम, कुछ तकरीबन कोई 2008 से ऑनवर्ड ये चलता रहा है, 2014 तक काफ़ी ज़्यादा ये क्राइम चलता रहा। उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो इन क्राइम्स के अंदर कुछ कमी आई है। अच्छा, ये मतलब क्योंकि ये गैंग क्रिमिनल्स होते हैं, ये प्रॉपर क्रिमिनल्स होते हैं, तो ये किसी को मारने में या फिर किसी असाल्ट करने में, धमकी देने में किसी कोई आपके पास ये हिचकिचाहट इन्हें नहीं होती। ठीक है, तो क्या करते हैं, गैंग ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, जो कि वेल इक्विप्ड होते हैं। ठीक है, और वो किस तरह काम करते हैं, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, इस तरह के काम करते हैं। ठीक है, तो ये गैंग क्रिमिनलिटी के तौर पे जाने जाते हैं। ये मतलब पैसे लेके मर्डर्स वगैरह भी क्या करते हैं, इसी ये वो भी इसी में आते हैं। उसके बाद है रैकेटरिंग। ठीक है, अब आपके पास क्या है, अगर मतलब इसको मैं बिल्कुल ही आपको स्लैंग लैंग्वेज में बताऊं तो ये भत्ता जो आपके पास कराची के अंदर चलता है वो यही कुछ है। इसके अंदर क्या होता है कि बाय फोर्स, यानी कि ना बाय फोर्स धमका कर ये लेजिटिमेट या फिर इलेजिटिमेट बिजनेसमैन जो होते हैं या फिर जो लोग भी काम कर रहे होते हैं उनसे ये एक्सटॉर्शन के तो करके मनी लेते हैं। अब इनका कहना क्या है, जिसको प्रोटेक्शन मनी बोलते हैं, मतलब प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपने ये बॉलीवुड मूवीज में ये बहुत ज्यादा देखा होगा, प्रोटेक्शन मनी मूवीज में वो वर्ड यूज करते हैं इसका। अच्छा, एक तो ये है, अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि ये जो भत्ताखोर होते हैं ये सिर्फ उन लोगों से ही पैसे नहीं लेते जो गलत काम कर रहे होते हैं, ये वो लोग भी होते हैं उनसे भी पैसे लेते हैं जो कि बिल्कुल अब ईमानदारी के साथ लीगल तौर पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये उनको बाकायदा इनकरेज करते हैं, ठीक है आप ये काम करें लेकिन हमें हमारा शेयर दे दें। ठीक है, इस तरह का इनका एटीट्यूड होता है, मतलब ये इनका वे फॉरवर्ड होता है चीजों को लेने का। उसके बाद मतलब जैसे सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी ऐसी प्लेस के जगह पे जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन हो रही है, किसी कॉलोनी में, किसी वेल स्टेब्लिश एरिया कॉलोनी में या टाउन के अंदर, और पुलिस को पता है या फिर कुछ ऐसे गैंग क्रिमिनल्स को पता है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको पैसे दिए जाएंगे पर मंथ। हालांकि ये बड़ी अजीब बात है जो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब पुलिस में पर मंथ पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ये हकीकत है। ठीक है, तो इसी तरह के बेसिकली भत्ताखोर को आपने कराची के अंदर जो कुछ चलता रहा है आपने उसको माइंड में रखना है जब आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि आपने कोई भी काम करना, आपको पता ही होगा कि वहां पे किस तरह होता था। एक पर्ची के अंदर एक बुलेट लिख के और अमाउंट लिख के किसी दुकान के अंदर फेंक दी जाती थी, किसी फैक्ट्री के अंदर फेंक दी जाती थी कि इतने पैसे दे दो वरना शाम को ये हो जाएगा, कल को वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है द रैकेटर्स अनलाइक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स गैंग डू नॉट टेक अवे ऑल द प्रॉफिट बट अलाउ द ओनर्स ऑफ द इलिजिटिमेट बिजनेस टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशन लाइक प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, लिक्वर ट्रैफिकिंग, ड्रग पेडलिंग। ठीक है, बट वो कहते हैं कि हमें हमारा एक फिक्स शेयर है, वो हमें दे दो, आपने जो करना है आप करो, आप चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक शेयर मांगेंगे, वो फिक्स शेयर है, आप पर मंथ पर एनम वो देते रहे, आपका काम चलता रहेगा, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं रैकेटियर। उसके बाद आपकी बात होता है सिंडिकेट क्राइम होते हैं। देखें, दिस इज फर्निशिंग इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज। मैं बता के आ चुका हूँ गुड्स के अंदर क्या आएगा और सर्विसेज के अंदर आपके पास क्या आएगा। बाय एन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग ऑफन कॉल्ड माफिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इनको भी आप माफिया कह सकते हैं। गुड्स क्या हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकती हैं, अल्कोहल हो सकती है, लिक्वर हो सकता है। ठीक है, ड्रग्स में डिफरेंट फॉर्म हो सकती है, कोकीन हो सकती है। ठीक है, वाइल द इलीगल सर्विस कुड बी बाय कॉल गर्ल्स, ठीक है, गैम्बलिंग एंड सो फोर्थ। यानी कि कॉल गर्ल्स जो आपके पास होती हैं, ऑब्वियसली उन्हें कोई ना कोई हेड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये फर्निश करते हैं इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, इनके स्टैब्लिश क्वार्टर्स होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, मतलब ऑब्वियसली ऐसे पब्लिकली नोन नहीं होते, लेकिन हेडक्वार्टर्स होते हैं जहां पे ये अपने ये इनको लेजिटिमेट के तौर पे ये इस बिजनेस को परस्यू करते हैं। दे अवॉइड यूजिंग वायलेंस विच डिफरेंशिएट्स फ्रॉम them from organized criminal gang who frequently use violence or threat of violence। ठीक है, वायलेंस इनको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि इनका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है, इनका बिजनेस प्रोसीजर होता है, तो ये उसी को फॉलो करते हैं। नंबर जो 3 आपके पास है वो आपके पास है कॉर्पोरेट क्राइम। ठीक है, देखिए जब कभी भी ना कॉर्पोरेट क्राइम के जिक्र आता है ना तो हमारे जहन के अंदर आता है कि कॉर्पोरेट लेवल पे जो क्राइम्स होते हैं
अब लेकिन कॉर्पोरेट लेवल के क्राइम कौन से होते हैं? देखिए मैं आपको एक बड़ी इसकी अच्छी एग्जांपल देता हूँ कि 2006, 7, 8 के करीब, मुझे याद नहीं, कॉर्पोरेट एक मूवी आई थी, इंडियन मूवी थी। उसके अंदर बताया ये जाता है कि किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जाते हैं। ठीक है, कि ऑब्वियसली फर्ज करो कि गवर्नमेंट कोई किस चीज़ की बिड करती है तो फिर कंपनी मतलब उसकी बिड करते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को इतने टाइम में कंप्लीट कर देंगे, हम इतने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। तो उसमें बताया ही जाता है किस तरह दो जो कंपनीज होती हैं वो किस तरीके से गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको किस तरीके से खरीदती हैं और किस तरीके से प्रोजेक्ट को लेती है। पाकिस्तान के अंदर मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ तक भी कुछ कंपनीज इस हद तक भी इन्फ्लुएंशियल है पाकिस्तान के अंदर कि जब बिड करने का टाइम आता है तो एक रात पहले उन्हें बुला लिया जाता है कि आप देख लें जिन जिन कंपनी में बिड की आप अपने हिसाब से ना खुद बिड कर दें और हमारा एक शेयर है मखसूस वो आप हमें दे दें। ठीक है, तो ये एक आपने चीज याद रखनी है कि कॉर्पोरेट क्राइम जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं इनका लॉस बहुत ज्यादा, जो बड़े बड़े क्राइम है जो स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर आते हैं उनसे बहुत ज्यादा है। अब देखें जस्ट सपोज के कोई गवर्नमेंट कोई भी एक प्रोजेक्ट अनाउंस करती है, प्रोजेक्ट वो आपके पास 500 करोड़ का है फर्ज करो, क्योंकि इससे कम के प्रोजेक्ट्स होते नहीं है। 500 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर जब बिड्स आनी शुरू होंगी तो अब अगर तो किसी कंपनी का गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक होगा तो अगर वो एक कंपनी 400 करोड़ में वो कहती है कि हम इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, 450 में कहती है, 460 में कहती है, तो जो इस कंपनी का लिंक होगा वो कह देगी कि हम इसको 400 में कंप्लीट कर देंगे, 400 में कर लेंगे, 50 करोड़ आपके। सो इस तरह का कॉर्पोरेट माहौल होता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर अब जो सबसे अच्छी डेफिनेशन जो मुझे इसकी मिली है वो एक जॉन ब्रैथवेट है। आप इसको कॉर्लिस ब्रैथवेट जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं उनके नाम से याद रख सकते हैं। वो इस तरह डिफाइन करते हैं द कंडक्ट ऑफ ए कॉर्पोरेशन और अ एम्प्लॉय एक्टिंग ऑन अ बिहाफ ऑफ ए कॉर्पोरेशन। ठीक है, या तो डायरेक्ट कॉर्पोरेशन कोई कंडक्ट करे या फिर कोई एम्प्लॉय आए और उस कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे कोई कंडक्ट करे। कौन सा? विच इज प्रोस्क्राइब एंड पनिशेबल बाय लॉ, जो कि लॉ के अंदर पनिशेबल है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉर्पोरेट क्राइम कहलाएगा। उसी मूवी के अंदर जो उसकी एक्ट्रेस थी उसके अंदर यह था कि वो कंपनी के बिहाफ पे किसी एक एम्प्लॉय के दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय के पास जाती है और उन्हें रिश्वत देकर उनसे कंपनी की डिटेल्स हासिल करती हैं जो कि बाद में लीक हो जाती हैं, पकड़ी जाती हैं और उनको जेल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के, तो एक याद रखना कॉर्पोरेशन पूरी की पूरी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है या फिर होती कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है, लेकिन या तो वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाती है या फिर कोई उनका एम्प्लॉय इंडिविजुअली तौर पे ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन वो एक्ट करता है। ठीक है, hundreds of companies routinely commit crimes that injure the public much more than the street crimes in many ways, जैसे मैं आप बताया इकोनॉमिकली, सोशली, फिजिकली एंड इन्वायरमेंटली। ठीक है, अब मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं, बिड होती हैं इतने हजारों लाखों के अंदर, वो एलिमेंट्स जो है वो कंपोनेंट्स मिलते हैं, सारा का सारा ये कॉर्पोरेट क्राइम्स के अंदर आता है। अब टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट क्राइम क्या है? देखिए जब कभी भी आप किसी भी जगह पे आप सर्च आउट करेंगे ना, किसी बुक के अंदर आप देखेंगे तो आपको ना ये वायलेंस अगेंस्ट वर्कर ये वाली एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। ये कुछ हुआ यूं था कि यूएसए के अंदर क्या नाम, मुझे डेट इसकी भूल रही है तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। यूएसए के अंदर ऑक्यूपेशनल डिजीज हुई थी जिसके नतीजे में 6 मिलियन के करीब जो है इंजर्ड हो गए थे मजदूर, जिनके 10,000 के करीब जो है वो मर चुके थे और क्या नाम है 10,000 को ऐसी इंजरीज हो गई थी जो कि सारी जिंदगी उनको चलती रही। ये हुआ क्या था? ये सेफ्टी मेजर्स उस कंपनी ने नहीं लिए थे। सेफ्टी का मेजर्स ना लेने की वायलेंस है ना, वायलेंस की वर्कर्स के ऊपर, लेकिन एक लॉ की वायलेशन है कि आप कोई कंपनी ऐसी बनाते हैं जिसके अंदर काम करने वाले लोगों की जान को खतरा है तो आपको सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ये सेफ्टी इंस्पेक्टर के जो कोर्सेज होते हैं वो करवाए जाते हैं। निबोश होता है, आयोश होता है, ये 2 कोर्सेज होते हैं जो बड़े फेमस हैं, जो सेफ्टी इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि सेफ्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं आपके पास। ठीक है, तो उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट कंज्यूमर के तौर पर भी आता है कि ये एक बड़ी मशहूर एग्जांपल आप कहीं भी देखेंगे आपको नजर आएगी। 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो परमानेंटली तौर पे हर साल डिसेबल हो जाते हैं और 30,000 के करीब लोग मरते हैं पर एनम
क्या करने के लिए कि ऐसे अनसेफ प्रोडक्ट जो है वो यूज किए जाते हैं जो कि जिनकी वजह से उनकी डेथ होती है या फिर परमानेंट तौर पर डिसेबल हो जाते हैं। कॉर्पोरेट पॉल्यूशन होते हैं। अब देखें कॉर्पोरेशन जो एक्ट करती है, कोई एक खाद की फैक्ट्री है, कोई केमिकल इंडस्ट्री है, अब वो क्या करते हैं कि वो उन्होंने सेफ्टी मेजर्स तो लिए नहीं होते, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, तो जो उनका जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा उनको डंप कर दिया जाता है कैनाल्स में, रिवर्स में, ठीक है, डंप कर दिया जाता है। तो तमाम की तमाम पब्लिक हेल्थ को वो नुकसान पहुंचाते हैं। द जनरल पब्लिक आल्सो एक्सपीरियंस वायलेंस इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन एंड अदर ग्रीन क्राइम्स। इसलिए तो कहा जाता है कि ये इंडस्ट्रीज वगैरह जो है ये शहरों से दूर लगानी चाहिए और इनके वेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए कि इनका वेस्ट जो है वो प्रॉपर हो और डिकम्पोज हो। देयर आर मैनी डिफरेंट ग्रीन क्राइम्स बट दे आर ऑल कमिटेड फॉर द सेक ऑफ द प्रॉफिट एंड दे ऑल हार्म द इन्वायरमेंट। और कॉर्पोरेट पोल्यूशन के अंदर आप टिम्बर माफिया को भी ले सकते हैं, ठीक है, टिम्बर माफिया भी एक इसी के अंदर इसकी कैटेगराइजेशन हो सकती है। उसके बाद आपके पास है इकोनॉमिक कॉर्पोरेट। आपने एक मोनोपोली का नाम सुना होगा कि मार्केट के अंदर मोनोपोली हो जाती है। होता कुछ यूं है कि कुछ पावरफुल जो कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, प्राइसेस को कंट्रोल करती है मार्केट के अंदर। वो एक फिक्स प्राइस कर लेती हैं, पहले से प्री डिटरमाइंड प्राइस कर लेती हैं और उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो उनके साथ लोग मिले होते हैं, वो उसी प्राइस के ऊपर आपको चीजें फरोख्त करते हैं। ये तो खैर बड़ी लेवल की मैंने बात बता दी आपको कि बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है। अब तो ये जो सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, ये लोग ये काम करते हैं। आपने एक न्यूज सुनी होगी पिछले दिनों कि वो जो आपके पास रोड्स के ऊपर के आपके पास ये फ्रूट्स वाले होते हैं, तो उन्होंने रेट फिक्स किए होते हैं कि भाई हमने सेब इतने रुपए किलो देना, कोई कम ना दे, ताकि हम में से किसी से लेना पड़े। तो हुआ कुछ यूं कि उनमें से किसी एक वेंडर ने सस्ते दाम के अंदर वो फ्रूट दे दिया, किसी दूसरे को पता लग गया, तो वहां पे झगड़ा हो गया इस बात पे, ठीक है। तो क्या होता है कि बड़ी कंपनीज जो हैं वो मोनोपोली करने के लिए मार्केट के अंदर वो इलीगली तौर पे वो प्राइस को फिक्स करती हैं कि इस प्राइस के ऊपर हमने ये चीज देनी है, ठीक है, मोनोपोली करते हैं बेसिकली। फॉल्स एडवर्टीजिंग, देखें फॉल्स एडवर्टीजिंग के अंदर दो चीजें आ जाएंगी कि जस्ट सपोज कि अगर आप अपने प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, या तो आप उसको इस तरीके से एडवर्टीज करते हैं कि उसके अंदर वो क्वालिटीज होती ही नहीं है जो आप उसको एडवर्टीजमेंट के अंदर दिखाते हैं, बेसिकली फेक क्वालिटीज आप दिखाते हैं, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि मतलब ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट होती है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर वो होती नहीं है, ठीक है। कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट इस तरह से आते हैं और फिर उनको क्या किया जाता है, उनके ब्रांड के तौर पे उन्हें एक्टर्स और जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उनको वो बाय करते हैं, हालांकि वो खुद वो प्रोडक्ट बहुत कम लोग यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन कंपनीज यूज फॉल्स एडवर्टीजमेंट टू entice कंज्यूमर टू बाय प्रोडक्ट और सर्विस दैट ऑफर फ्यू, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जो कि मतलब बहुत कम सर्विस ऑफर कर रहा है, लेकिन कन्विंस किया जाता है कंज्यूमर को कि आप इसे लें। इफ एनी ऑफ द पब्लिसाइज बेनिफिट्स, ठीक है, इट डज नॉट वायलेट क्रिमिनल और सिविल लॉ बट इट इज डिजाइन टू मिसलीड कंज्यूमर। अब देखें जस्ट सपोज एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है कंपनी, ठीक है, और उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं ही नहीं जो वो सेल आउट कर रही है अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर, ठीक है। तो इससे वो करोड़ों अरब रुपए का प्रॉफिट कमा जाती है, लेकिन वो हमारे किसी भी सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंदर वो है ही नहीं। तो इस तरह की एम्बिग्यूटीज हैं या फिर जो आप इसको बोल लें कि डेफिशिएंसीज हैं लॉ के अंदर, जो जिनकी वजह से क्राइम अभी तक चल रहे हैं, जिनको प्रोटेक्ट होते रहते हैं क्राइम आगे चल के। उसके बाद नंबर 7 जो कि हमारा लास्ट है, हेट क्राइम्स है। देखिए आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में व्हाइट एंड ब्लैक के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप कहें एक एक्सट्रीम नेशनलिज्म के ऊपर उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई और वो अपना इलेक्शन जीत गए। जो लोग इंडिया से अगर कोई सुन रहा है वीडियोस, तो ये किसी किस्म का कोई हार्म नहीं है, कोई नेगेटिव बात मैं नहीं कहने लगा, लेकिन ये सबको पता है, ये हकीकत है। डिफरेंट कंट्रीज की न्यूज चैनल पे आपको ये मोदी जो आपके प्राइम मिनिस्टर उनको ये कहा जाता है। आजकल वैसे ही हालात बड़े खराब है पाकिस्तान इंडिया के, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इंडिया के अंदर आप देखें तो हिंदू मत का जो नारा लगाया मोदी ने, तो उस कैंपेन जो उसने की उससे काफी ज्यादा हेट स्पीच हेट क्राइम्स इंडिया के अंदर हो रहे हैं। मैं मुसलमान हूं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मुसलमान वहां पे मारे जा रहे हैं, वहां पे हर माइनॉरिटी को वहां पे खतरा है,
हर माइनॉरिटी को वहाँ पे खतरा है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, जो कि एक डेमोक्रेसी के नाम पे जो कंट्री बना था, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ऑब्वियसली जो ये लेक्चर सुनेंगे वो इस तरह की लिबरल ओपिनियन तो रखेंगे, इस तरह एक्सट्रीमिस्ट नहीं होंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि इसके ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं आएगा। तो जो मोदी की जो इलेक्शन कैंपेन थी वो भी हेट क्राइम्स के अंदर आई। तो मोदी, आप देख लें कि मोदी से पहले जब आपके पास मनमोहन सिंह थे तो इस तरह के हमें बहुत कम रेयर इंसिडेंट्स सुनने को मिलते थे कि इस तरह जबरदस्ती तौर पे हिंदू मत के नारे लगवाए जाते थे मुसलमानों से, कि मुसलमानों की जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पे ऐसे कुछ एक्ट होते थे, ऑफेंस होते थे। लेकिन अब तो हर दूसरे दिन यही कुछ हो रहा है। जिस तरह काओस लेटर इशू के ऊपर आजकल इंडिया के अंदर मामला चल रहे हैं, तो जिस तरह कहा जा रहा है कि न्यूज चैनल्स के अंदर और डिफरेंट दूसरे मुल्कों के आर्टिकल्स के अंदर भी कहा जा रहा है कि कश्मीर के अंदर एथनिक क्लिनजिंग करने जा रहे हैं मोदी सरकार। तो इस तरह की जो आपके पास क्राइम्स होते हैं, ये क्राइम अगेंस्ट पर्सन नहीं होते, ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं होते, लेकिन ये हेट क्राइम्स, ये हेट स्पीचेस हेट क्राइम के तौर पर सामने आते हैं। और ये किस तरह किए जाते हैं, ये इन्वोक किया जाता है इस तरीके से कि रेस को लेके आ जाता है, जेंडर को लेके जाता है, जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, डिसेबिलिटी के ऊपर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर, एथनिसिटी के ऊपर। तो इनको बेस बना के क्राइम कमिट किए जाते हैं। जस्ट सपोज कि अगर जैसे इंडिया के अंदर मोदी ने किया कि हिंदू मत का नारा लगाया है कि मतलब ये इसको एक हिंदू स्टेट बनाना बेसिकली वो चाह रहा है। तो इस तरह के जो क्राइम होंगे वो हेट क्राइम्स के अंदर आते हैं। तो ये हमारे पास 7 हमारी टाइप्स थी क्राइम्स की जो कि हमने देखी हैं। डायरेक्टली इनमें क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आना, लेकिन आपने इनमें से 3 टाइप को देख लेना है, कॉर्पोरेट क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम और व्हाइट कॉलर क्राइम। इन 3 टाइप्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, बाकी आपने इनको बस ओवरव्यू ले लेना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास 3 ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो जुवेनाइल डिलिक्वेंसीज है, कॉज ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसीज है और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है। ये टॉपिक मैंने करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा। तो कुछ 1-2 दिन लेट हो गए, ईद हॉलीडेज थी, तो इस वजह से इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर आपके क्रिमिनोलॉजी के जितने भी लेक्चर हैं वो सारे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपका फीडबैक चाहिए होगा, जो लेक्चर आप कहते जाएंगे, जो टॉपिक आपको इसमें मजीद प्रॉब्लम होगी वो मैं कवर करवा दूंगा। उसके बाद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हमारे क्रिमिनोलॉजी के रह जाएंगे, वो मैं सिर्फ एक थ्योरी करके आपको करवाऊंगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके कोर्स का क्वेश्चन बहुत कम आता है और आपको ऑप्शन भी होती है, लेकिन वो हमने करना लाजमी है, क्योंकि जब तक आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव नहीं पता होगा आप क्रिमिनोलॉजी के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह एक करके हम उसको करेंगे, इन थ्योरीज को, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।